गुड इवनिंग। एक बार फिर आप सभी का अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म आरपीएससी बायोलॉजी वर्ल्ड के ऊपर स्वागत है। आज एक बार फिर मैं आपके सामने एक इम्पोर्टेंट सेशन लेके आया हूँ। पिछला जो सेशन हमारा था वो भी पेपर के एनालिसिस के ऊपर था, और आज का जो सेशन है वो उस एवरी यूनिट के अंदर जो उसको माइक्रो टॉपिक के अंदर डिवाइड किया हुआ है, उन सभी टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पिछले 5 पेपरों के अंदर आए हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। वैसे ये वीडियो ये जो टॉपिक है मैंने एक बार पहले बताया था, लेकिन अब एग्ज़ाम पास में आ रहा, तो मैंने सोचा एक बार और बता दूँ। अब ये सेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हमें हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर जैसे 20 यूनिट है ऑल ओवर करके। अब उसके अंदर आप अगर प्रत्येक यूनिट के अकॉर्डिंग अगर आप टॉपिक देखोगे तो लगभग 100 के आस-पास टॉपिक है। 100 से प्लस ही है, 110 के आस-पास टॉपिक हो रहे थे। अब 110 टॉपिक में से हमारे एग्जाम के लिए पिछले 5 सालों के पैटर्न के अकॉर्डिंग कौन-कौन से इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब उससे हमें सहायता ये मिलती है कि मतलब हम रिवीजन के टाइम जो लास्ट में जीके का एग्जाम होने के बाद जब सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, तो वहाँ पर 2 दिन या 3 दिन का मैक्सिमम 3 दिन और मिनिमम 1 या 2 दिन का टाइम हमें मिलता है रिवीजन करने के लिए। उस रिवीजन के अंदर हम पूरी बायोलॉजी रिवीजन कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी काफ़ी डाइवर्सिफाई सब्जेक्ट है। तो उसके अंदर जहाँ-जहाँ से पिछले जो क्वेश्चन आए हैं आरपीएससी ने पूछे हैं, वो सभी अपन मतलब अगर अपन को ये पता हो कि यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो थोड़ा वहाँ से उसको थोड़ा पढ़ लिया जाए तो हमारे लिए वो थोड़ा ठीक रहता है। तो उसके बाद में एक क्वेश्चन ये आ रहा था, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप पीवाईक्यू को सॉल्व करो। उसमें मैंने आपको बताया था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के, एसीएफ के, और जैसे ये एग्रीकल्चर का एग्जाम होता है, एआरओ का होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के 3 एग्जाम होते हैं। तो ऐसे करके टोटल लगभग 2000 के आसपास क्वेश्चन हमारे बायोलॉजी के जो आरपीएससी ने राजस्थान में पूछे वो क्वेश्चन थे। अब वो मुझे मैसेज कर रहे थे कि हमारे को पेपर प्रोवाइड कराओ। तो अब मैं वो बताऊंगा कि पेपर आपको कहाँ से लेना है और की कैसे लेनी है, मैं आपको इसमें वो भी बताऊंगा। तो आज हमारा पहला टॉपिक होगा पीवाईक्यू एनालिसिस। पिछले हमारे सिलेबस में जितनी भी यूनिट है वहां से कितने क्वेश्चन आए हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर पीवाईक्यू को हम डाउनलोड कैसे करें पेपर को। और तीसरा हमारा है प्रैक्टिस एंड रिविजन। और अगर आप पूछो कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये है, क्योंकि अभी जो क्रिटिकल पीरियड बचा है, 2 महीने का टाइम बचा है, उसके अंदर जो स्टूडेंट जितनी प्रैक्टिस करेगा और जितना रिवीजन करेगा वो उतना ही सिलेक्शन के पास में जाता जाएगा, और जो जितनी कम करेगा वो उतना ही दूर हटता जाएगा। क्योंकि ये जो 2 महीने होते हैं ये प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए होते हैं, न कि नया सिलेबस, न कि नए नोट्स बनाने के लिए, न इधर-उधर कोचिंग देखने के लिए, केवल प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए होते हैं। अब उसके बाद ये सब हो गया। तो और ये जो पीडीएफ है इसकी, जो पीवाईक्यू एनालिसिस की जो पीडीएफ है आगे वाली, ये पीडीएफ जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है मैं लिंक डाल दूंगा, उसके अंदर आपको पीडीएफ पूरी मिल जाएगी। यहाँ से जो भी होगा वो सब पीडीएफ आपको वहां पे मिलेगी। तो अब मैं आपका टाइम खराब किए बिना शुरुआत कर रहा हूँ। पूरा देखिए वीडियो। पीवाईक्यू एनालिसिस अगर आपके एक बार फिट हो गया माइंड के अंदर, तो जब जब जो टॉपिक पढ़ रहे हो वहां से अपने आप अनुमान लगेगा कि हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबसे पहले अब शुरुआत करता हूँ। ये बीच में आ गया। अब देखो, सबसे पहले यूनिट अपने आती है टेक्सोनोमी ऑफ प्लांट। प्लांट की टेक्सोनोमी बॉटनी का है, सबसे पहले मैंने लिया है। अब आप उसमें देखो, ये अपने चारों 500 साल के पेपर है, 2011, 2013, 2015, 2018 और 2022। अब इसके अंदर ये जो टॉपिक दिया हुआ टेक्सोनोमी टूल्स, नोमेनकल्चर एंड क्लासिफिकेशन, यहां से देखो आप क्वेश्चन नंबर 2011 में एक क्वेश्चन पूछा केवल। इन चारों टॉपिक में से 2011 में केवल एक क्वेश्चन पूछा इन्होंने, और 2013 में यहाँ से वापस 5 क्वेश्चन आए हैं, 2015 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वापस जो 2018 वाले के अंदर पुनः 2 क्वेश्चन है, और जो लास्ट में 22 के अंदर 7 क्वेश्चन आए हुए यहाँ से। तो ये अपने इसमें देखो, इसमें आप टूल्स आते हैं, हर्बेरियम आता है, बॉटनिकल गार्डन है। तो जैसे ये 7 क्वेश्चन आए हैं ना, तो इनमें से एक क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, और 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे, क्लासिफिकेशन से आ रहे हैं। इसका मतलब आपको ये पढ़ के जाना अच्छे तरीके से। फिर ये एल्गी, फंगी, लाइकेन, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा तक कम जाना है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहाँ से बन रहे हैं। अगर यहाँ से 6 क्वेश्चन आए हैं 2022 के अंदर, या 5 क्वेश्चन आए हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन वो आए हैं एल्गी और फंगी से आए हैं। बाकी तो एक एक क्वेश्चन जो आ रहा है वो आपके बैक्टीरिया से और लाइकेन से आ रहा है। उसके बाद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म से एक एक क्वेश्चन आ रहा है। तो
यहाँ पर एफ ई फ्रिट्स जो फादर ऑफ एल्गी थे वो कह रहे हैं कि भाई मेरे को पढ़ के जाना, क्योंकि आपका जब एग्जामिनर का क्या होता है, जो भी पेपर सेटअप होता है, पेपर बनाता है, वो सीधा सिलेबस उठाता है आपका। अब सिलेबस के अंदर अगर पहला टॉपिक दे रखा है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो वो सीधा उसका क्वेश्चन पुटअप होगा आर एस विटेकर से। ये एनालिसिस ये आपको तब मालूम पड़ेगा जब आप पूरे क्वेश्चन का एनालिसिस करोगे, और जो भी पेपर बनाएगा, जब कभी फ्यूचर में आप भी पेपर बनाओगे, तो वहां पर आप सबसे पहले उस एग्जाम का आप सिलेबस लेके आओगे। अब उस सिलेबस की आप पहली यूनिट देखोगे, अब पहली यूनिट के अंदर अगर पहला ही पॉइंट दे रखा है, ये अपने टेक्सोनोमी के देके रखी है, वहां पर पहला पॉइंट डाल दिया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो आपका सीधा क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन आएगा वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से आएगा। अब मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, आपके सिलेबस के अंदर जो जो टॉपिक दे रखे हैं, लाइन लिख रखे हैं, उन टॉपिक को पूरा पढ़ लेना। उस टॉपिक के अंदर क्या, वो तो बाद की बात है, लेकिन जो टॉपिक सिलेबस में दे रखा है, जैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो आप मोनो उससे पहले जैसे 1 किंगडम है, 2 किंगडम, 3 किंगडम, वो तो पढ़ो या नहीं पढ़ो, लेकिन 5 किंगडम को जरूर पढ़ना है। कहने का मतलब जो लाइन दे रखी है सिलेबस के अंदर, उस लाइन को तो पक्का आपको पढ़ के जाना है। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ से क्या निष्कर्ष हो रहा है, यहाँ से ये निष्कर्ष निकला, ये कंक्लूजन निकला कि जब आप रिवीजन करो, जब सब्जेक्ट जीके का पेपर होने के बाद जब आपका सब्जेक्ट का पेपर हो, तो आप इन दोनों को पढ़ के जाओ। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये वैसे छोटी है, क्योंकि बड़ी है ही नहीं, मेन यूनिट यही है, एलगी थोड़ी बड़ी होती है, बाकी वाली इतनी बड़ी नहीं ये टॉपिक। और यहाँ से क्वेश्चन भी सिंपल बनते हैं, यहाँ थोड़ी डाइवर्सिफाई ज्यादा है एलगी के अंदर। फिर आ जाओ दूसरी यूनिट के अंदर, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल किंगडम, एनिमल एंड प्लांट, ये एनिमल के टिश्यू के बारे में, ये प्लांट के टिश्यू के बारे में। अब देखो यहाँ से इन दोनों की तुलना में एनिमल, हमारे जो एनाटॉमी है वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप रिवीजन करो सब्जेक्ट सॉरी जीके का पेपर होने के बाद में, तो आपको एनाटॉमी के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। आप देखो एनाटॉमी से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन, और यहाँ से ये बहुत कम क्वेश्चन बन रहे हैं, और मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन बन रहा है। एक और मजे की बात, मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन एग्जामिनर आपके कोर्स में जो प्लांट फैमिली दे रखी है उसके साथ में कंबाइन करके पूछ रहा है, तो मॉर्फोलॉजी को भी आप लोग देख लेना। एनिमल टिश्यू से क्वेश्चन अभी तक 4 क्वेश्चन आए हैं 5 पेपर के अंदर। अब उसके बाद ये वापस कैसे, अब आ जाओ एनिमल फिजियोलॉजी के ऊपर, सबसे बड़ी यूनिट, काफी बड़ी यूनिट है, इसको पढ़ने में 6, 7, 10 दिन लग ही जाते हैं। तो यहाँ से अगर आप बताओ, मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊं, तो आप सीधे इस पे आ जाओ, केमिकल कोऑर्डिनेशन के ऊपर आ जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट है ये केमिकल कोऑर्डिनेशन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन, बाकी किसी भी यूनिट से इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो इस यूनिट को हमेशा पढ़ के जाना। इस यूनिट को पढ़ने से आपको 2 फायदे होंगे, कौन कौन से, एक तो आपकी ये यूनिट कवर हो जाएगी, इसके साथ में अपने कोर्स में ह्यूमन का रिप्रोडक्शन, वहां पर भी हार्मोन का काम है, तो आपके वो क्लियर हो जाएगा। उसके साथ में तीसरा फायदा आपको ये होगा, या दूसरा फायदा ये होगा कि जो डेवलपमेंट बायोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी है जो एनिमल वाली, वहां पर भी ये आपके रोल अदा करेगी। तो ये चीजें पढ़ के जाना। और वैसे ये जो रिप्रोडक्शन वाला, ये इसके साथ में लगभग कवर हो जाता है, हार्मोन का पार्ट तो। और आई से अभी तक 3 क्वेश्चन आए हैं, आप देख लो, ये आई से अभी तक 3 क्वेश्चन आए हैं, और उसके बाद में ये एक दो क्वेश्चन पूरे टॉपिक से आ रहे हैं। तो मुझे यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट लगा वो लगा आपके केमिकल कोऑर्डिनेशन। इस केमिकल कोऑर्डिनेशन के कारण आपका रिप्रोडक्शन वाला ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एक अलग से यूनिट दे रखी है डेवलपमेंट बायोलॉजी, वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी। अब इसके बाद आ जाओ आप चौथी यूनिट के ऊपर, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ये एंजियोस्पर्म की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखो, आपको यूनिट पूरी पढ़ के जानी है, पूरी इंपॉर्टेंट है, 4, 7, 1, 2, 6, तो अच्छे यूनिट आ रहे हैं और सबसे अच्छी यूनिट है। अगर कोई यूनिट, अगर अंडरस्टैंडिंग यूनिट है बॉटनी के अंदर, जो अभी तक अपन ने देखा है, तो जो एम्ब्रियोलॉजी जो प्लांट की है और उधर एम्ब्रियोलॉजी एनिमल की, वो ये दोनों यूनिट अंडरस्टैंडिंग है, समझ के आधार पर है। एनाटॉमी के अंदर आपको तो भी रटना पड़ेगा, लेकिन इस यूनिट के अंदर ये पूरी समझ आधारित है। 1-2 बार पढ़ लोगे तो 15-20 दिन तक ये याद रह जाएगी आपको। उसके बाद जेनेटिक्स और इवोल्यूशन के अंदर आपको जेनेटिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आप क्वेश्चन देख लो, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से भी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पीजी का पार्ट है इस बार, ये इकोलॉजी को इस बार पीजी में दे रखा है। और इस बार आप देखना आपके पेपर के अंदर पीजी के कम से कम 30 क्वेश्चन आएंगे, और वो भी क्वेश्चन लेवल के आएंगे। ये मत सोचना कि 20 11 12 लेवल के आ जाएंगे, या जो आप मॉड्यूल पढ़ रहे हो आजकल वहां से क्वेश्चन को आपको मुश्किल से ही मिले। इकोलॉजी के अंदर और टेक्निक्स के अंदर जो क्वेश्चन आने वाले हैं, वो आपके पूरे के पूरे पीजी पार्ट के आएंगे, और क्वेश्चन भी इस बार लेवल के आने वाले हैं।
पिछले बार वाले भी क्वेश्चन उन्होंने अच्छे पूछे हैं पीजी के अंदर, और इस बार भी वो उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छे पूछेंगे। और मैं भी ये कहता हूँ कि क्वेश्चन आरपीएससी थोड़ा टफ पूछे तो जो स्टूडेंट तैयारी करके जाता है उसको थोड़ा फायदा होता है उसका। सेल बायोलॉजी भाई पूरी पढ़ के जाना, काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट होने का कारण इसके अंदर सेल बायोलॉजी आ गई, साथ में एंजाइम आ गया, साथ में सेल साइकिल और सेल डिवीजन ये भी इसके अंदर आ गए। तो ये भी पूरा एक यूनिट अपने बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ये भी इसके साथ में आप इसको कंबाइन कर सकते हो। 6 नंबर और 9 नंबर दोनों यूनिट एक ही है। यहाँ पे प्लांट और एनिमल्स का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है। एनिमल का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट बहुत कम पूछते हैं, प्लांट का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ध्यान रख के जाना। ध्यान क्या रखना, प्लांट के अंदर जिस प्लांट को आपके अपने कोर्स में दे रखे है वो प्लांट किस फैमिली से बिलोंग करता है, उसका ऑर्डर क्या है और उसका बॉटनिकल नेम क्या है, उस प्लांट के किस पार्ट से कोई अगर मेडिसिन प्राप्त हो रही है वो हो रही है, उस मेडिसिन के अंदर कौन कौन से अल्केलॉइड है, कौन कौन से केमिकल है, और दूसरा ये है कि उस मेडिसिन का यूज क्या हो सकता है। ये चीजें आपको इसमें देखनी है। बायोटेक के अंदर देख लेना आप, ये 3, 5, 7, 4, 6 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ये डेवलपमेंट बायोलॉजी। अब देखो आप, प्लांट की डेवलपमेंट बायोलॉजी और एनिमल की डेवलपमेंट बायोलॉजी दोनों से ही अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, तो इसको पढ़ के जाना। ये बायोस्टेटिक, बायोस्टेटिक को भी 2 फायदे होंगे। एक तो आपको जीके वाले पार्ट के अंदर बायोस्टेटिक के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ से भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं। पिछली बार बायोस्टेट के 5 क्वेश्चन आए थे, उससे पहले 4 आए थे, उससे पहले 3 आए थे, और 2013 के अंदर जरूर 6 क्वेश्चन पूछे हैं। अब ये तो ऐसे पढ़ के इसमें क्या बताऊं आपको, प्लांट फिजियोलॉजी पूरी पढ़नी है, ऐसे भी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं 8, 9, 6, 8, 8। इथोलॉजी के अंदर भी ठीक ठाक क्वेश्चन आ रहे हैं। एक बार और बताता हूँ, इस एनालिसिस के अंदर बायोलॉजी के अभी तक 650 क्वेश्चन है, 600 प्लस क्वेश्चन है। इन सभी को काफी मेहनत करके बनाया गया, देख लेना। और जो जो आपको यूनिटें इंपॉर्टेंट लगे उनको अपने रिवीजन के अंदर सबसे पहले प्राथमिकता देना। अब ये आपके वापिस आ गई पीजी के अंदर, पूरी यूनिट इंपॉर्टेंट है। कोर्स के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टेक्निक्स दे रखी है हमारे कोर्स के अंदर। अब 7 में से अगर वो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपके है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी का क्वेश्चन हर बार आ रहा। अब देखो आप, पिछली बार 6 क्वेश्चन पूछ लिए माइक्रोस्कोपी से, पिछली बार के एग्जाम के अंदर माइक्रोस्कोप से 6 क्वेश्चन आए हैं। तो माइक्रोस्कोप को सबसे ज्यादा पढ़ना, इसके क्वेश्चन सोल्व करना, और बाकी वाली टेक्निक्स को भी टाइम देना, लेकिन माइक्रोस्कोप को सबसे ज्यादा पढ़ के जाना। ये तब आपके, ये एक होती है स्मार्ट स्टडी। हम लोग कभी सुनते हैं ना कि स्मार्ट स्टडी करो, तो ये होता। अब कोई स्टूडेंट जिसको ये पता नहीं है कि पुराने सालों के अंदर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, वो इस अपने वो जैसे स्टूडेंट इस क्लोरीमेट्री को भी वो 2 घंटे दे रहा है और माइक्रोस्कोपी वो 2 घंटे दे रहा है, तो फिर क्या मतलब है, यहाँ से भाई कोई क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं एग्जाम के अंदर, तो आप उसको ज्यादा फोकस करो ना जहां से क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हो। तो इसलिए पीवाईक्यू का एनालाइज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये भी एक स्मार्ट स्टडी का पार्ट है पीवाईक्यू एनालिसिस। अब आगे आ जाओ, फिर हमारी आती है फैमिली। अब देखो, प्लांट फैमिली काफी डाइवर्सिफाइड टॉपिक है ये। यहाँ मैंने लिख रखा मिक्स। मिक्स का मतलब है कि यहाँ पर 2-3 फैमिली के साथ में क्वेश्चन बना के पूछा गया है। तो मिक्स के अंदर अभी तक 3 क्वेश्चन पूछे हैं। एक तो 2013 के अंदर उन्होंने पोएसी फैमिली, जो ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछा, नीचे उन्होंने चारों फैमिली के करेक्टर अलग अलग दे दिए, फिर पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है या कौन सा सही है। तो चारों फैमिली के बाद अगर आपको चारों फैमिली का नॉलेज है तो ही ऐसे क्वेश्चन आपके सही होते हैं। मिक्स का मतलब ये हो गया कि मतलब इन चारों फैमिली को मिला के या एक क्वेश्चन बनाया गया अलग से। अब यहां से अगर आप पूछो मुझे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैमिली कौन सी है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैमिली है पोएसी। अब ये मत सोचना कि यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन है। अब आप ये सोचो कि आपके कोर्स के अंदर, हमारे कोर्स के अंदर बायोलॉजी के अंदर डाइकोट की 3 फैमिली दे रखी है। इसका मतलब डाइकोट के मैक्सिमम इनके जो कैरेक्टर होंगे वो सिमिलर होंगे, तो एग्जामिनर क्यों फोकस करेगा उसके ऊपर। लेकिन जो पोएसी फैमिली है ये हमारे मोनोकोट की फैमिली है, और राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी फैमिली के प्लांट है तो किसके है, पोएसी के। और हमारे चारों ओर जितनी भी ये खेती होती है जो हम एग्रीकल्चर लैंड में यूज करते हैं, जैसे गेहूं, मक्का, बाजरा, ये जो है ये सब भी आपके पोएसी के अंदर आते हैं। तो पोएसी फैमिली हमारे लिए थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना थोड़ा। अब आ जाओ बायोमोलिक्यूल से, बहुत कम क्वेश्चन पूछे उन्होंने बायोमोलिकुलर से। ये बायोमोलिक्यूल्स है, गलत टाइप हो गया है। तो यहाँ से भी अभी तक 2 क्वेश्चन पूछे उन्होंने, वो भी 2018 के अंदर। तो इतना ज्यादा इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ के जाना। अब आओ आप, ये आपके है एनिमल टेक्सोनोमी, कोर्डेटा एंड नॉन कोर्डेटा।
यहाँ से 13 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। तो पूरी ऐसे पढ़ के जानी, एनिमल टेक्सोनोमी, प्लांट टेक्सोनोमी और एनिमल टेक्सोनोमी। अब ये हमारी लास्ट स्लाइड है। ये जो हमारे कोर्स में दे रखे हैं, जो ऑर्गेनिज्म दे रखे कोर्स के अंदर 7, ये उनसे क्वेश्चन पूछे हुए। यहाँ पर मुझे एस्केरिस ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, एस्केरिस से क्वेश्चन ज्यादा पूछे हुए हैं, और बाकी क्वेश्चन तो हर जगह से आ रहा उठ के। यहाँ पर तो मतलब सभी को वेटेज बराबर दिया हुआ है, तो ऐसी कोई बात नहीं है भाई यहाँ, लेकिन एस्केरिस को तो भी ध्यान में रखना थोड़ा। और ये स्पेशल दे रखे है तो राणा और ये मेढक और खरगोश वाला है, ये भी थोड़ा इनको भी आप ध्यान में रखना। और फिर ये पीछे दे रखा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। वैसे हमारे कोर्स के अंदर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नाम का कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर 2 क्वेश्चन और पिछले साल 1 क्वेश्चन पूछा है लास्ट ईयर 2022 के अंदर। ये क्वेश्चन हमें ये बता रहे हैं कि हम सिलेबस से नहीं आए हैं। ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना, इनको जेनेटिक्स के साथ में या इनको बायोटेक्नोलॉजी के साथ में ऐड करके पूछा हुआ है। तो डीएनए आरएनए का नॉर्मल पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा था वो उन्होंने मतलब इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से काफी अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा था, तो वो क्वेश्चन अच्छा था। बाकी वाले जो 2 क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ रखे हैं। एक पूछ रखा है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का, और एक को दूसरा क्वेश्चन था डीएनए आरएनए के ऊपर, नॉर्मल क्वेश्चन था। तो ये आपका एनालिसिस पूरा हो जाता है। ये आपका हो गया एनालिसिस पूरा, तो इसको देख लेना, पीडीएफ में ग्रुप में भेज दूंगा। अब उसके बाद हम आते हैं हमारा ये मैं बाद में करूंगा पीवाईक्यू वाला। उससे पहले आप ये देखो कि प्रैक्टिस और रिवीजन का हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। देखो हमारे पास टाइम बचा 2 मंथ का। अब राजस्थान के अंदर जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है बायोलॉजी से, सभी के पास मैटर एक ही कोचिंग का या एक ही टीचर का, या मतलब नोट्स सभी के पास एक प्रकार के हैं। टेस्ट सीरीज सभी एक जगह से दे रही है, प्रैक्टिस सभी एक जगह से कर रहे हैं, और बुक सभी के पास एक है। मॉड्यूल कोई अगर नीट के मॉड्यूल पढ़ रहा है किसी भी कोचिंग के, तो वो भी सभी के पास एक है। फिर भी कुछ स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, कुछ का नहीं होता है। उसका कारण क्या? उसका कारण ये है, जिस बंदे के द्वारा जो स्टूडेंट प्रैक्टिस अच्छी करता है और रिवीजन अच्छी करता है, उसका हो जाता है सिलेक्शन। उसी सेम नोट से आपका दोस्त पढ़ रहा होता है, उसका हो जाता है, हमारा नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि दोस्त ने भी सेम पढ़े थे, मैंने भी सेम पढ़े थे, लेकिन मेरे वाले दोस्त ने रिवीजन ज्यादा कर लिया। उसने 10 बार रिवीजन किया किसी टॉपिक को, मैंने उसको 6 बार ही किया, तो उसकी नेगेटिव मार्किंग कम हो गई रिवीजन ज्यादा करने से। मैंने प्रैक्टिस में 5-6 हजार, मैंने प्रैक्टिस में 3-4 हजार क्वेश्चन मिलाए, उसने प्रैक्टिस के अंदर 6 से 7-8 हजार क्वेश्चन मिला दिए, तो इसका मतलब उसकी नेगेटिव मार्किंग कम हो गई। अब जो ये आपके पास 2 महीने का टाइम बचा है, ये आपको अपनी नेगेटिव मार्किंग को कम करने का मतलब टाइम है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसके अंदर भी मैक्सिमम नोट्स पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ तो आप लोग पढ़ो, लेकिन अगर कोई आपका टॉपिक पूरा हो रखा है तो उस टॉपिक को किसी दूसरी बुक से पढ़ने की कोशिश मत करो। प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रिवीजन होगा, और वापस जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी। और जिस स्टूडेंट का प्रैक्टिस और रिवीजन अच्छा है, उस स्टूडेंट की नेगेटिव मार्किंग कम हो जाएगी। अब जैसे मैं बायोलॉजी के बताता हूं अपने, जैसे इस बार उम्मीद है कि 130 तक क्वेश्चन आएंगे अपने सब्जेक्ट के अंदर। मैं इसको 150 तक लेके जाता हूं, पूरे पेपर की बात कर रहा हूं। अब बायोलॉजी के जैसे हमारे 150 क्वेश्चन आते हैं। अब उस 150 में से अगर आपके क्वेश्चन 15 तक गलत हो रहे तो कोई बात नहीं है, आप इसको मैक्सिमम 20 से ऊपर आप मत जाओ। अब टेस्टों के अंदर बच्चों के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, 35 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और उनकी तैयारी अच्छी है, पिछले 2 साल से वो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब वो मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर 35 क्वेश्चन गलत हो गए टेस्ट के अंदर। तो फिर मैं पूछता हूँ तैयारी कितने टाइम से? सर 1.5 साल से कर रही हूँ। तो फिर तैयारी क्या काम की, जब आप 35 क्वेश्चन नेगेटिव में डाल रहे हो, आरपीएससी को सामने से झोला फाड़ के नेगेटिव दे रहे हो, तो फिर ये क्या काम की? मैं इस 150 क्वेश्चन में से जो स्टूडेंट 15 क्वेश्चन के तक अगर है नेगेटिव मार्किंग, तो वो स्टूडेंट अच्छी कंडीशन के अंदर है। 15 क्वेश्चन गलत होंगे अपने, क्योंकि अपन को वहां रिस्क भी लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं अपन को जो आता है वही करके आए, बाकी कहीं रिस्क नहीं ले। 50% वाले क्वेश्चन में रिस्क भी लेनी पड़ेगी। सिलेक्शन लेने के लिए रिस्क लेना जरूरी है। तो इसको आप 20 तक लेके आ जाओ, 20 से ऊपर मत जाओ। 20 भी मैं आपको ज्यादा बता रहा हूँ, 15 और 18 के बीच में रहो। अगर किसी स्टूडेंट की नेगेटिव मार्किंग 15 से 18 के बीच में है, तो अच्छी कंडीशन के अंदर है, इसका मतलब उसका रिवीजन 7, 8, 9, 10 बार हो चुका है। अब कोई अगर 20 से ऊपर जा रहा है,
अब तो अपना सीधी बात है, जिसका नेगेटिव मार्किंग 20 से ऊपर आ जाएगी वो स्टूडेंट धीरे धीरे जो सिलेक्शन के दायरे से बाहर होता जा रहा है। नेगेटिव मार्किंग को बताओ, अगर जो स्टूडेंट तैयारी करके जाता है उसका सिलेक्शन नहीं होता है, पिछले 1.5 साल से पढ़ रहे हो आपका, तो भी नेगेटिव मार्किंग कम हो नहीं हो रही है, इसका मतलब है आपने प्रैक्टिस नहीं की है घर पे, आपने रिवीजन अच्छे से नहीं किया है, आपने केवल नोट्स को पैसिव माइंड से पढ़ा है। तो प्रैक्टिस और रिवीजन जरूरी है। इस क्रिटिकल टाइम के अंदर जितना हो सके उतना रिवीजन करो। अब जुलाई में एग्जाम है, जुलाई में एग्जाम, उस एग्जाम से पहले आज तक 2 महीने से ऊपर का टाइम है, मैं 2 महीने मान रहा हूँ, कम से कम आपको 5 से 6 या 7 बार रिवीजन तो करना ही चाहिए। जिस स्टूडेंट ने 6-7 बार रिवीजन कर लिया, 5-6 बार मान लो आप, 6 बार जिसने रिवीजन कर लिया उसकी नेगेटिव मार्किंग ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। और एक ये बता रहा हूं मैं, प्रैक्टिस करने के लिए आज से हैबिट बना लो। मैं हमेशा मेरी क्लास में कहता हूँ 100 क्वेश्चन हमेशा सोल्व करो। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो, अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो 50 क्वेश्चन फिजिक्स के करो, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री करो, 50 क्वेश्चन बायोलॉजी कर लो। और अभी ये अपना फर्स्ट ग्रेड के लिए तो 100 क्वेश्चन बायोलॉजी के हमेशा सोल्व करने की आदत डाल दो। इस 100 क्वेश्चन को सोल्व करने की आदत से आपको इतना फायदा होगा जितना आपने कभी सोचा नहीं होगा। ये आपकी नेगेटिव मार्किंग को बिल्कुल कम कर लेगा, रिड्यूस कर लेगा। तो हमेशा 100 क्वेश्चन सोल्व करने की आदत डाल दो। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो इधर उधर फ्रेंड को पूछ लो या किसी बुक से देख लो, गूगल की सहायता से, जहां से भी हो वहां से देख लो। अब उसके बाद अपना अगला टॉपिक था कि पीवाईक्यू कहां से देखे। अब देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पीवाईक्यू पेपर अब कोई मेरे को मैसेज करता है या कोई किसी ग्रुप में ढूंढते रहते हैं तो वहां पे नहीं मिलते हैं। किसी के भरोसे क्यों रहना, आप खुद, आपके सभी के फोन के अंदर नेट है, गूगल ओपन करना, भाई ये जैसे मैंने आरपीएससी खोला, सीधा यहाँ आना, इसके नीचे लिखा हुआ ये पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस पर क्लिक करना। पेपर डाउनलोड करने का तरीका बता रहा हूँ। फिर आप किसी को ऐसे मैसेज या कि हमारे को पेपर प्रोवाइड कराओ, पेपर ऐसे कोई नहीं देने वाला आपको। अब आपको अगर उस एग्जाम का सन पता है तो यहाँ आप सन डाल दो। सन हमें मैक्सिमम टाइम पता नहीं होता है तो आप यहाँ पे एग्जाम का नाम डाल दो, वो तो हमें पता है। हमें पता है कि हमारे बायोलॉजी से संबंधित सेकंड ग्रेड एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम, एसीएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर, एक जो एग्रीकल्चर के होते हैं एआरओ वाला पेपर वो। अब आप देखो यहाँ पर ये पेपर के नाम आ गए। अब ये देखो पहला पहला आ गया एसीएफ एंड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2018। तो मैंने इस पर क्लिक किया, ये आगे मेरे सामने पूरे पेपर आ गए ये वाले। अब ये देखो ये आगे इधर, ये मेरे सामने जीके का पेपर है, मेरे काम का नहीं है, मुझे सब्जेक्ट का लेना। ये मैथमेटिक्स, ये आ गया बॉटनी का पेपर। यहाँ जाके क्लिक करो, ये आपका क्लिक हुआ। अब ये आपका डाउनलोड हो जाएगा, आपके वहां सेव हो जाएगा, डाउनलोड हो गए। मेरे उधर पीछे हो गया ये डाउनलोड, और ये पेपर ऐसे करके आपके डाउनलोड हो जाएगा। और अपने फोन में सेव कर ले, इसकी पीडीएफ निकाल दो, जो भी करना है वहां से आप इसका रिवीजन कर सकते हो। यहाँ से डाउनलोड, इंटरनेट की कुछ प्रॉब्लम आ रही है। चलो ये मतलब अपने आप होता जाएगा। तो ये हो गया अपना आज का सेशन। अब मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपका सिलेबस 70 या 80% पूरा हो गया होगा। जिन बच्चों ने तैयारी 6-7 महीने पहले की हो और जिन्होंने 1 साल पहले की हो उनका रिवीजन चल रहा होगा। प्रैक्टिस और रिवीजन पे अच्छे से ध्यान देना तो आपका काम सब कुछ हो जाएगा अच्छे से। ये भी है हो रहा है। अब ये देखो ये मेरा हो गया पेपर डाउनलोड, जो मैंने आपको अभी बताया था। ये आरपीएससी की साइट से मैंने लिया ऑफिशियल पेपर। आप ऐसे कैसे आप इसकी की ले सकते हो। ये पूरा पेपर इसकी साइड पे आ गया। ये आप ऐसे करके पूरे पेपर आप डाउनलोड कर लो और उसके पास में ऑप्शन आता है इसकी ऑफिशियल की डाउनलोड करने का। आप जैसे मैं बता ही देता हूँ आपको, ये पेपर डाउनलोड करने का तरीका है।
अब मैं आपको बताता हूँ की डाउनलोड करने का तरीका। ये आपको देखो, आपको इसमें आना है, ये ना कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन, फिर ये नीचे आ रहा है आंसर की, इस पे मैंने क्लिक किया। अभी जैसे मैंने एसीएफ का पेपर डाउनलोड किया है, मुझे अब एसीएफ की चाहिए, तो यहाँ पे जैसे पीछे ऑप्शन आए थे ना किस ईयर में हुआ था या पेपर का नाम, तो आप पीछे डाल देना कि एसीएफ का पेपर, उसके आगे नीचे आपकी की आ जाएगी। ये लो आपका यहाँ आ गया, ये देखो यहाँ आ गया सिलेक्ट एग्जाम नेम। अब इसमें ये आ गया एसीएफ हमारा। अब इसके नीचे की आ जाएगी, तो की आप ऑटोमेटिक वहां से डाउनलोड करके, ये देखो ये आ गई। अब जैसे मैंने बॉटनी का लिया था अभी, यहाँ ये सब्जेक्ट के अनुसार पढ़ी है, ये संस्कृत, मैथमेटिक्स, हिंदी, सोशल साइंस, इंग्लिश, ये हमारा बॉटनी। बॉटनी अभी नहीं आया। सर्च अभी हुआ नहीं उस टाइम, नेटवर्क की प्रॉब्लम थोड़ी। तो आप ऐसे करके मतलब जो भी ऑफिशियल की हो वहां से डाउनलोड कर सकते हो। आपको पहले जाना कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन के अंदर, उसके नीचे ही ऑप्शन होगा आंसर की का, और इसके इधर राइट साइड में आएगा किस एग्जाम की आपको की चाहिए, तो आप वहां से पुटअप सेलेक्ट करके आप की डाउनलोड कर सकते हो। वापिस से कह रहा हूँ, ये जो प्रैक्टिस और रिवीजन पे ध्यान देना, जिस भी स्टूडेंट को अपना सिलेक्शन चाहिए वो प्रैक्टिस और रिवीजन पे अपना ध्यान कंसंट्रेशन करे तो उसका हो जाएगा। बाकी आप देख रहे हो भाई ऐसे ही बिना पढ़े हो जाएगा, तो वो तो कहीं नहीं होने वाला है। इसलिए प्रैक्टिस और रिवीजन पे अपना ध्यान फोकस करना, जितना हो सके उतने क्वेश्चन निकालो। जो भी टेस्ट सीरीज आपको मिले उस टेस्ट के क्वेश्चन दो, जहां से यूट्यूब से किसी में कई मतलब कोई भी माध्यम हो, आपको प्रैक्टिस करनी है। ध्यान ये रहे कि ऑथेंटिक क्वेश्चन है वो। और इसके साथ में पीवाईक्यू मैंने आपको तरीका बता दिया, फर्स्ट ग्रेड के पीवाईक्यू कैसे लेने हैं, एससीएफ के कैसे लेने हैं, कॉलेज लेक्चर कैसे लेने हैं, सबकी प्रोसेस यही है। जैसे मैंने अभी एससीएफ का पेपर डाउनलोड किया, ठीक आपको भी वैसे के वैसे करना है। तो अब मैं इस सेशन को यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। तो आप रिवीजन और प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। अब ये डरिए मत भाई कि अब जैसे एग्जाम पास में आ रहा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जो स्टूडेंट तैयारी करता है डर उसको लगता है, और जो तैयारी नहीं करता है उसको डर नहीं लगता है। आपको डर लग रहा है इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। तो कंटिन्यू लगे रहिए, 2 महीने रहिए, और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। थैंक यू।